नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही असरदार कहानी गरीब की हाय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हाँ, ये कहानी वाकई झकझोर देती है। हमारे पास कहानी के कुछ खास अंश हैं जो मतलब नाइंसाफी, समाज का जो दोहरापन होता है और कर्मों के फल, इन सब पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। ये चर्चा खासकर उन लोगों के लिए है जो हिंदी क्लासिक साहित्य पसंद करते हैं या फिर इंसानी जज्बातों और सामाजिक न्याय के जो उलझे हुए पहलू हैं उन्हें समझने में रुचि रखते हैं। हाँ, प्रेमचंद जी इसमें माहिर थे। आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कैसे एक इंसान का एक गलत काम, एक नाइंसाफी भरा कदम, तबाही का एक पूरा सिलसिला शुरू कर सकता हाँ, है। सही कहा। एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे घर को जला सकती है, ये कहानी दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें मिलवाती है मुंशी रामसेवक से। ये चांदपुर गांव के एक प्रतिष्ठित आदमी है, पर अंदर से जैसा आपने कहा खोखले। जी, नाम के मुख्तार हैं, मतलब कचहरी के बाहर नीम तले अपना बस्ता खोलकर बैठ जाते हैं। हम बना समाज में उनकी इज्जत है, लोग मुख्तार साहब कहते हैं, लेकिन असलियत एकदम अलग। ये उस वक्त के सामाजिक पाखंड को दिखाता है। और अपनी इस झूठी इज्जत को लेकर वो कितने चौकन्ने हैं ये भी दिखता है। एक छोटी सी घटना है ना शुरू में। हाँ, वो सब्जी वाली कुंजड़िन का जिक्र है। हाँ, जिससे वो सालों से सब्जी लेते थे। उसने कुछ पैसों के लिए उन्हें खरी खोटी सुना दी तो वो एकदम तिलमिला गए। जी, जैसे उनकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई हो। ये दिखाता है कि बाहरी दिखावा उनके लिए कितना जरूरी था, चाहे अंदर से वो कितने ही गलत क्यों ना हो। उनका अहंकार, उनका दिखावा सब सामने आ जाता है। बिल्कुल। और इसी माहौल में कहानी की जो मुख्य किरदार है मूंगा, वो आती है। मूंगा उसी गांव की एक विधवा ब्राह्मणी। जी, उसका पति फौज में था, लड़ाई में शहीद हो गया था। अच्छा। तो सरकार से उसे मुआवजे में 500 रुपए मिले थे। 500 रुपए उस जमाने में बड़ी रकम रही होगी। हाँ, काफी बड़ी रकम थी और जमाना भी नाजुक था। तो उसने क्या किया? भरोसा किया रामसेवक पर। हाँ, सोचा कि मुख्तार साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, सुरक्षित रहेंगे पैसे। तो सारे रुपए उन्हें सौंप दिए। सोचा थोड़े थोड़े लेती रहूंगी, गुजारा चलता रहेगा। और कुछ साल तो रामसेवक ने मतलब थोड़ी ईमानदारी दिखाई भी। हाँ, शुरू में तो ठीक चला, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब मूंगा उम्मीद से ज्यादा जी गई। ओ। राम सेवक की नीयत खराब होने लगी। उसे चिंता होने लगी कि ये बुढ़िया तो मरने से पहले ही सारे पैसे निकाल लेगी। और फिर वो सवाल जो उन्होंने पूछा वो तो कमाल ही था। हाँ, वो उनके नैतिक पतन का चरम दिखाता है। वो मूंगा से सीधे पूछते हैं, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। क्या कोई ऐसा पूछ सकता है? मतलब इससे मूंगा की आंखें खुल गई होंगी। जाहिर है उसे समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने अपना हिसाब मांगा। और रामसेवक? रामसेवक तो साफ मुकर गए। कहा हिसाब चुकता हो गया, एक पैसा बाकी नहीं। लेकिन मूंगा के पास कोई सबूत, कोई लिखा पढ़ी? कुछ नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई रसीद नहीं। पूरी तरह लाचार थी वो। तो अदालत का रास्ता तो बंद था। बिल्कुल। उसे बस पंचायत से ही उम्मीद बची थी, गांव की पंचायत। पंचायत बैठी भी, गांव के लोग जमा हुए। हाँ, लेकिन वहां भी रामसेवक ने अपनी चालाकी दिखाई, अपनी झूठी ईमानदारी, अपनी कुलीनता का ऐसा नाटक किया। हाँ, कि वो सत्यनारायण है, कुलीन है। जी, कि वो ऐसा घपला कर ही नहीं सकते। पंचों को अपनी बातों में उलझा लिया। और नतीजा? रामसेवक भरी पंचायत में बरी हो गए। ओ, मूंगा की तो आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हाँ, वो बस एक ठंडी सांस लेती है और मन ही मन कहती है, वो लाइन बहुत मार्मिक है, अच्छा अच्छा, यहां ना मिला तो ना सही, वहां कहाँ जाएगा। वहां कहाँ जाएगा, ये एक तरह से कहानी की दिशा तय कर देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नहीं है, ये एक संकल्प है, एक श्राप की तरह है। अन्याय के खिलाफ उसकी लड़ाई का एक नया अलौकिक या कहें मनोवैज्ञानिक रूप ले लेता है ये। इसके बाद तो मूंगा की जिंदगी बदल जाती है। पूरी तरह वो काम धाम छोड़ देती है। दिन रात बस उसे अपने पैसों की धुन सवार रहती है और वो राम सेवक का भला चाहने लगती है, एक अजीब व्यंग्यात्मक तरीके से। और धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है ना। जी, ये देखना बहुत दुखद है कि कैसे एक गहरा सदमा, अन्याय और बेबसी एक इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। मूंगा का जो पागलपन है, वो असल में उसके दर्द, उसके गुस्से, उसके विरोध का ही एक बाहरी रूप है। समाज तो सिर्फ पगली कहने लगता है। हाँ, पर यह पागलपन उसके साथ हुए अन्याय का सीधा नतीजा था। कहानी बताती है कि वो नंगे सिर फटे कपड़ों में घूमती थी, कभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए वीरान जगहों पर। हाँ, और उसका रूप इतना डरावना हो गया था, बिखरे बाल, लाल आंखें, एकदम सूखा हुआ शरीर, कि लोग डरने लगे उससे। बच्चे देखकर भाग जाते थे, औरतें दरवाजे बंद कर लेती थीं। सिवाय एक के। कौन? मुंशी रामसेवक का बेटा राम गुलाम।
अच्छा। कहानी कहती है कि बाप में जो कसर थी वो बेटे ने पूरी कर दी। बहुत शरारती, बहुत क्रूर किस्म का लड़का था वो। मूंगा को तंग करता था। बहुत चिढ़ाता था, उसके पीछे कुत्ते लगा देता था। मतलब उसे परेशान करने में उसे मजा आता था। ये तो क्रूरता की अगली पीढ़ी तैयार हो रही थी। राम गुलाम का व्यवहार सिर्फ बचपन की शरारत नहीं लगता। नहीं, उसमें कहीं ना कहीं घर के माहौल और पिता के कर्मों की छाया साफ दिखती है। और मूंगा का गुस्सा वो कैसे निकलता था? वो अक्सर राम सेवक के घर की तरफ मुंह करके चिल्लाती थी, तेरा लहू पीऊंगी। ओह। और फिर जोर से हंसती थी। कहानी में उसकी हंसी का वर्णन भी बहुत भयानक है, जैसे सैकड़ों उल्लू एक साथ बोल रहे हों। एक आसुरी हंसी। ये आवाजें रात में गूंजती होंगी तो राम सेवक और उसकी पत्नी, जिसे कहानी में नागिन कहा गया है, हाँ, शायद उसकी तेज जुबान और चालाकी की वजह से। उनके दिलों में डर तो पैदा करती ही होंगी। बिल्कुल। राम सेवक बाहर से कितना भी निडर दिखे, कानून का डर ना हो उसे, पर मूंगा की ये हालत और उसकी ये बातें उसे अंदर से हिला रही थी। ये डर सिर्फ भूत प्रेत का नहीं था शायद। नहीं, ये मनोवैज्ञानिक ज्यादा था। ये अपराध बोध से जन्मा डर था। उसे पता था कि उसने गलत किया है, और मूंगा की बिगड़ती हालत उसे लगातार उसके गुनाह की याद दिला रही थी। और फिर एक रात वो घटना जब मूंगा उनके दरवाजे पर आ जाती है। हाँ, वो रात जैसे चरम थी। आधी रात को मूंगा उनके दरवाजे पर आकर वही नारा लगाती है, तेरा लहू पीऊंगी, और फिर खिलखिलाकर हंसती है। राम सेवक और उसकी पत्नी डर गए होंगे। बहुत। वो बाहर आकर देखते हैं तो मूंगा जमीन पर पड़ी है, बेहद कमजोर, सांस तेज चल रही है। कहानी कहती है, राम सेवक के लहू मांस की भूख में वो अपना ही लहू मांस सुखा चुकी थी। कितनी कितनी दर्दनाक बात है ये। शारीरिक रूप से वो इतनी कमजोर, पर उसका संकल्प, उसकी हाय इतनी ताकतवर। जी, तो राम सेवक का पूरा परिवार उससे खौफ खा रहा है। ये नैतिक अपराध के बोझ की ताकत है। सुबह वो उसे जाने को कहते हैं, धमकाते भी हैं। पर मूंगा टस से मस नहीं होती। वही जवाब, तेरा लहू पीकर जाऊंगी, और वो उनके दरवाजे पर ही धरना दे देती है। फिर तो गांव में खबर फैल गई होगी। हाँ, लोग जमा हो गए तमाशा देखने। और इसी भीड़ के सामने राम गुलाम ने वो घिनौनी हरकत की। हाँ, गोबर घोलकर लाया और पूरी हांडी मूंगा के ऊपर उड़ेल दी। हे भगवान। ये सिर्फ अमानवीय नहीं था, ये दिखाता था कि उस परिवार में संवेदना किस हद तक मर चुकी है। और राम सेवक ने उसे रोका नहीं। रोका नहीं, बल्कि बेटे की पीठ ठोकी, इस पतन पर जैसे मोहर लगा दी। लोग तो चले गए होंगे फिर। लोग चले गए, पर मूंगा वहीं बैठी रही। उसने अन्न जल त्याग दिया। किसी ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? होगी, पर वो नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि वो इसी दरवाजे पर जान देगी। और अगली सुबह वो वहीं मृत पाई गई, उनके दरवाजे पर। कहानी कहती है, जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। ये मौत नहीं थी, ये एक तरह का आखिरी विरोध था, एक आरोप। बिल्कुल। जीते जी न्याय नहीं मिला तो उसने मरकर न्याय पाने का रास्ता चुना, और इसका असर तुरंत हुआ। हाँ, गांव में हंगामा मच गया होगा। राम सेवक का क्या हुआ? उसका बचा कुचा मान सम्मान सब खत्म। गांव वालों ने इसे ब्रह्म हत्या माना। ब्रह्म हत्या मतलब एक ब्राह्मण स्त्री की मौत का जिम्मेदार? जी, जिसका पाप गाय की हत्या से भी बड़ा माना जाता था उस समय। उसका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। हुक्का पानी बंद। ये उस समय के सामाजिक नियमों का असर था। हाँ, ब्रह्म हत्या का डर बहुत गहरा था। कोई उसे छूना नहीं चाहता था, उसके घर का पानी नहीं पीना चाहता था। मूंगा ने मरने के लिए राम सेवक का दरवाजा चुनकर एक तरह से इसी सामाजिक नियम को अपना हथियार बनाया था। कानून की नजर में शायद वो बच गया, पर समाज ने उसे सजा दे दी। बिल्कुल। शुरुआत में राम सेवक और उसकी पत्नी ने दिखावा किया कि उन्हें किसी की परवाह नहीं। हाँ, कि हम खुद ही सब कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, अकेलापन और वो डर उन पर हावी होने लगा। प्रेमचंद ने डर के मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से दिखाया है यहाँ। जी, रात का अंधेरा, जरा सी आहट उन्हें मूंगा की याद दिलाती। उन्हें हर जगह मूंगा का भूत दिखने लगा। ये असल में भूत था या उनके मन का वहम? ये बाहरी भूत से ज्यादा उनके अंदर का अपराधबोध और डर था, जो उन्हें खाए जा रहा था। और ये डर जानलेवा साबित हुआ। हाँ। एक रात नागिन, जो गर्भवती थी, चीख मारकर उठी। उसे लगा मूंगा उसकी छाती पर बैठी है। डर के मारे वो बेहोश हो गई। उसे तेज बुखार आया, सन्निपात हुआ,
और उसी रात उसकी मौत हो गई। डर से मौत। मूंगा की हाय ने आखिर अपना असर दिखाई दिया। हाँ, भले वो किसी अलौकिक शक्ति से ना हो, पर डर के जरिए, उस मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए जिसने नागिन की जान ले ली। अब रामसेवक और अकेला हो गया। बिल्कुल, पत्नी की लाश उठाने भी कोई गांव वाला नहीं आया। बाप बेटे को ही लाश ठिकाने लगानी पड़ी। सामाजिक बहिष्कार कितना कठोर था। अपनी चरम सीमा पर रामसेवक अब पूरी तरह टूट चुका था। मूंगा की याद उसे हर पल सताती थी। सोच, चिंता, डर, अकेलापन, उसके दिमाग पर असर तो होना ही था। हाँ, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। एक प्रसंग है जब वो कचहरी जाता है। हाँ, वहां उसे कोई पूछता तक नहीं। बिल्कुल, पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसका पेशा, उसकी इज्जत, सब खत्म। और घर लौटते वक्त वो कुत्तों के भौंकने से ही बेहोश हो जाता है। जी, डर उस पर इतना हावी हो गया था कि उसने उसके होश ही उड़ा दिए थे। प्रेमचंद लिखते हैं कि निराशा और चिंता दुख देते हैं, पर डर एक ऐसी आंधी है जो सब उड़ा ले जाती है। इसके बाद रामसेवक का क्या हुआ? वो गायब हो गया। हाँ, वो गायब हो गया। गांव में अफवाह उड़ी कि वो साधु बन गया है, कहीं चला गया है। और फिर कुछ समय बाद गांव में एक साधु आता है। जी, जिसका चेहरा रामसेवक से मिलता जुलता बताया गया है। और उसी रात रामसेवक के घर में आग लग जाती है। आग। और गांव वाले आग बुझाने नहीं आते, तमाशा देखते हैं। ये कहानी का क्लाइमैक्स जैसा है। आग लगना, वो रहस्यमयी साधु, गांव वालों का रवैया। हाँ, ये सब मिलकर जैसे गरीब की हाय के असर को पूरा करते हैं। क्या वो साधु रामसेवक ही था? क्या वो अपने पापों के आखिरी निशान मिटा रहा था? कहानी इसे पाठक पर छोड़ देती है। और अंत में रामगुलाम, उसका क्या हुआ? वो भी अपनी बुरी आदतों के कारण बच नहीं पाया। चोरी और आगजनी के जुर्म में पकड़ा गया और सुधार विद्यालय भेज दिया गया। मतलब पूरा परिवार तबाह हो गया। हाँ, एक नाइंसाफी भरा काम, मूंगा के पैसे हड़पना, घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू करता है जो अंत में पूरे परिवार को ही घंस कर देता है। तो इस कहानी से हमने क्या समझा? मेरे ख्याल से यही कि कैसे नाइंसाफी, ताकत का गलत इस्तेमाल, फिर अपराध बोध और डर, ये सब मिलकर किसी इंसान को, उसके परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रेमचंद जी ने बहुत साफ दिखाया है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वो समाज के बहिष्कार के रूप में मिले या फिर मन के अंदर बैठे डर के रूप में। मूंगा की वो हाय, वो उसके मरने के बाद भी रामसेवक का पीछा करती रही एक तरह से। हाँ, और यहाँ ये सवाल भी उठता है कि समाज न्याय कैसे करता है, खासकर तब जब कोई जुर्म कानूनी तौर पर साबित न हो पाए पर नैतिक रूप से बहुत बड़ा हो। सही बात है। क्या मूंगा की हाय सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बोझ थी जिसने रामसेवक के परिवार को तोड़ा, या इसमें कोई अनदेखी ताकत भी शामिल थी? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। कानून के न्याय और सामाजिक या कहें मानसिक न्याय के बीच क्या रिश्ता है, इस पर सोचने को कहती है। वाकई बहुत गहरी कहानी है ये। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को मुंशी प्रेमचंद की इस ताकतवर कहानी के इस विश्लेषण से सोचने के लिए कुछ नया मिला होगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी और हमारी चर्चा पसंद आई तो आज के कहानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, और वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी है आपको पता चल जाए। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।